बहुत समय पहले की बात है। लल्लनपुर नाम के एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहा करते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों दोस्तों में से एक का नाम हीरा और दूसरे का नाम रतन था। हीरा और रतन दोनों के पास गांव में अपनी अपनी जमीन थी, जिस पर किसानी करके उनके घर का खर्च चलता था। हीरा बहुत परिश्रमी और मेहनती था, जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में काम करने पहुंच जाता था। वो अपने खेतों का काम पूरे निष्ठा और ईमानदारी से करता था। और वहीं दूसरी तरफ रतन बहुत आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो अपना ज्यादा समय आराम करने और गपशप करने में बिताता था। उसे अपने खेतों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी बस एक सोच थी कि बस कहीं से उसे खजाना मिल जाए तो वो ये किसानी का काम छोड़ देगा। एक दिन इसी तरह दोनों दोस्त अपने अपने खेत में काम कर रहे होते हैं। एक तरफ हीरा बिना रुके अपने खेतों की जुताई कर रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ खेतों में थोड़ी देर जुताई करने के बाद रतन थक जाता है। चलो, अब बहुत मेहनत हो गई है। थोड़ी देर पेड़ के नीचे सुस्ता लेता हूँ, फिर कुछ देर बाद काम शुरू कर दूंगा। इतना बोलकर रतन एक पेड़ के छाया के नीचे जाकर सो जाता है। देखते देखते शाम हो जाती है तो हीरा उसे उठाने आ जाता है। अरे उठो रतन भाई, कितना सोओगे? शाम हो गई है, घर नहीं जाना है क्या? हीरा की आवाज सुनकर रतन उठ जाता है। हाँ बोलो ना हीरा भाई, कोई काम था क्या? नहीं भाई, कोई काम नहीं था, परंतु लगता है तुम आज भी सुस्ताने के नाम पर सो गए थे और आज भी तुमने अपने खेत की जुताई का काम खत्म नहीं किया है। नहीं भाई, काम तो शुरू कर दिया था, पर थोड़ा थक गया था, इसलिए सुस्ताने यह आ गया था और पता ही नहीं चला कब सो गया। परंतु आज के लिए वैसे बहुत काम कर लिया है। बस एक दो दिन में पूरे खेत का काम हो जाएगा। और बताओ, तुम्हारे खेतों का क्या हाल है? मेरा भी समझो हो ही गया है, बस थोड़ी जगह का बाकी है, वो कल सुबह जल्दी आकर कर दूंगा और बस फिर एक बार वापस पूरे खेत में हाथ घुमा दूंगा। फिर परसों से बीजों की बुआई का काम शुरू कर दूंगा। अगर ऐसी बात है तो कल मैं भी सुबह जल्दी आकर खेत की जुताई का काम शुरू कर दूंगा, ताकि परसों से तुम्हारे साथ बीजों की बुआई कर सकूं। चलो फिर अभी घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आना है तो खाना वगैरह खाकर जल्दी सोना होगा। फिर क्या था, रतन बिना अपने खेतों में काम किए अपने घर के लिए हीरा के साथ निकल पड़ता है। अगली सुबह हीरा जल्दी उठ जाता है और अपने खेत पर जाने से पहले अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगता है। सीमा, जरा यहां आना तो। हीरा की आवाज सुनकर सीमा वहां आ जाती है। हाँ, बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ भाग्यवान, मैं खेतों पर जा रहा हूँ और हाँ, आज शायद मुझे थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है घर आने में। क्यों जी? खेतों की जुताई का अभी ज्यादा काम बचा है क्या? नहीं सीमा, खेतों की जुताई का काम लगभग हो ही गया है, पर आज एक बार अपने पूरे खेत में कुदाल का हल्का हाथ घुमाना है। पर वो काम तो आपका जल्दी हो जाएगा ना। फिर क्यों देर होगी आपको आज? हाँ, वो काम तो जल्दी हो जाएगा, पर मुझे लगता है मुझे आज रतन भाई के साथ मिलकर उनके भी खेत की जुताई का काम करने में उनकी मदद करनी पड़ेगी। क्यों जी, उनका अभी ज्यादा काम बाकी है क्या? हाँ सीमा, तुम तो जानती हो ना रतन भाई को, उनका अभी आधे खेत का काम भी नहीं हुआ है और मैं कल से बीजों की बुआई का काम शुरू करने वाला हूं, तो मैं आज उनकी मदद कर दूंगा ताकि कल हम दोनों एक साथ में बीजों की बुआई कर सके। ठीक है, तो आप बस कुछ देर रुकिए, मैं आपके खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ। ठीक है सीमा, पर थोड़ा जल्दी करना। सीमा हीरा के लिए खाने का डिब्बा लेने रसोई घर में चली जाती है और हीरा उसका वहीं इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर में सीमा उसके खाने का डिब्बा लेकर आती है। चलो सीमा, तो मैं चलता हूं, तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। फिर क्या था, हीरा अपने खाने का डिब्बा लेकर अपने खेत की तरफ चल पड़ता है। यहाँ हीरा अपने खेत पर काम करने सुबह जल्दी निकल जाता है और वहाँ दूसरी तरफ जिसके खेत का काम ज्यादा बचा है वो अभी तक सो रहा होता है। जब रतन अपने पलंग पर सो रहा होता है तभी उसे उठाने उसकी पत्नी मीरा आती है। अजी सुनते हो? खेत पर नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर आ गया है। उठना नहीं है क्या? आपके खेतों का इतना सारा काम बचा है और आप अब तक सो रहे हो। मीरा की आवाज सुनकर रतन उठकर बैठ जाता है। अरे क्या हो गया भाग्यवान, इतना जल्दी क्यों उठा रही हो? क्या कहा आपने जल्दी? कुछ ही देर में दोपहर हो जाएगी। आज शायद आपको खेत पर नहीं जाना है। लगता है आपके खेतों की जुताई पूरी हो गई है, तभी इतने आराम से उठ रहे हो। खेत कहाँ भाग कर जाने वाले हैं, और काम की चिंता तुम क्यों कर रही हो? आज नहीं तो कल में हो ही जाएगा। सुनिए जी, आप अपना काम समय पर कर लीजिए। इतना आलस मत कीजिए, वरना एक दिन आपको बहुत पछताना पड़ेगा। अच्छा ठीक है बाबा, जाता हूँ खेत पर,
पर एक काम करो, अब जब दोपहर होने ही वाला है तो तुम खाना लगा दो। मैं खाना खाकर ही जाता हूँ खेत पर अब। ठीक है, आप नहा धोकर रसोई घर में आ जाइए। फिर कुछ समय में रतन नहा धोकर रसोई घर में पहुंच जाता है। मीरा, आज खाने में क्या बनाया है तुमने? खाने में खाली दाल चावल बना है। क्यों, कोई सब्जी नहीं बनी क्या आज? नहीं जी, वो राशन में केवल दाल चावल ही बचे हैं और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। अब तो आपके नए फसल के आने की देरी है, तो जरा जल्दी जल्दी खेतों का काम कीजिए। हाँ मीरा, मैं जितनी जल्दी हो सके खेतों का काम खत्म करता हूँ। पर तुम एक काम करो, हो सके तो थोड़ा दाल चावल एक डिब्बे में बांध कर दे देना। आज शायद ज्यादा काम करूँ तो और भूख लग सकती है। ठीक है, मैं आपके लिए दाल चावल एक डिब्बे में बांध कर दे देती हूँ। रतन फिर आराम से खाना खाने लगता है। चलो मीरा, तो मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। रतन दोपहर का खाना खाकर अपने खेत के लिए निकल पड़ता है। हीरा अपने खेत की जुताई में लगा होता है। तभी थोड़ी देर बाद रतन भी अपने खेत में पहुंचकर जुताई का काम शुरू कर देता है। कुछ देर बाद हीरा दोपहर का खाना खाने एक पेड़ के नीचे जाकर बैठता है। हीरा जैसे ही खाना खाने बैठता है तभी वहां एक साधु बाबा आते हैं। बेटा, कुछ खाने को हो तो खिला दो, बहुत भूख लगी है। बाबा, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं, बस रोटी और गुड़ है। अगर आपको मंजूर हो तो लीजिए, खा लीजिए। हाँ बेटा, मुझे तो चलेगा, पर अगर मैं तुम्हारा खाना खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? बाबा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मेरा क्या है, मैं तो घर पर जाकर खा लूंगा। रतन भी हीरा को साधु बाबा के साथ बात करते देख लेता है और उनसे मिलने चला आता है। नमस्ते बाबा, मेरे पास भी दाल चावल है, लीजिए, थोड़ा खा लीजिए। बेटा, पर मैं अगर तुम दोनों का खाना खा लूंगा तो तुम दोनों क्या खाओगे? बाबा, आप खा लीजिए, हमारा क्या है, हम थोड़ी देर बाद घर पहुंचकर खा लेंगे। फिर साधु बाबा दोनों के डिब्बे में से खाना निकालकर खाने लगते हैं। तुम दोनों का बहुत धन्यवाद बच्चों, तुम दोनों की वजह से आज बहुत दिनों बाद मैंने भरपेट खाना खाया है। बाबा, इसमें क्या धन्यवाद करना, अगर हमारी वजह से आप खुश हुए तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बेटा, मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। साधु बाबा दोनों जान को एक एक पोटली देते हैं। पोटली देखकर हीरा बाबा से पूछता है। बाबा, इस पोटली में क्या है? बेटा, इस पोटली में बीज है और ये कोई मामूली बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। इन बीजों से तुम जो चाहोगे वो उग जाएगा, पर इन जादुई बीजों का फल तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम इनकी अच्छे से देखरेख करोगे। हाँ, और एक बात याद रखना, जो भी उगाना चाहते हो सोच समझकर उगाना, और इसका असली जादू तो तुम्हें तुम्हारी पहली फसल के बाद पता चलेगा। साधु बाबा की ये बात सुनकर रतन तो मन ही मन खुश होने लगता है। अब मजा आएगा, इन जादुई बीजों से मैं ऐसी चीजें उगाऊंगा जिनकी वजह से मुझे दोबारा किसानी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी बाबा, हम आपकी सारी बातों का ध्यान रखेंगे, और हाँ, इन जादुई बीजों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बच्चों, तो मैं चलता हूँ। साधु बाबा वहां से चले जाते हैं और हीरा और रतन भी अपने अपने खेतों पर पहुंचकर जुताई का काम शुरू कर देते हैं। हीरा के खेतों की पूरी जोताई हो चुकी थी, तो वो अब रतन की मदद करने की सोचता है। चलो, मेरे खेतों की पूरी जोताई तो हो चुकी है, तो अब जाकर रतन भाई की मदद कर देता हूँ, ताकि हम कल दोनों मिलकर बीजों की बोआई कर सके। हीरा सीधा जाकर रतन के खेत में जुताई का काम करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते दोनों पूरे खेत की जुताई कर देते हैं। हीरा भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मेरे भी खेत की जुताई हो गई। अब कल मैं इन जादुई बीजों की बोआई कर दूंगा। इसमें धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है भाई, कल हम दोनों मिलकर अपने अपने खेतों में इन जादुई बीजों की बोआई करेंगे। हाँ भाई, कल तो बहुत मजा आने वाला है, पर भाई बाबा की बात याद है ना, हम जो चाहेंगे वो उगा सकते हैं। तो तुमने कुछ सोचा है या नहीं? नहीं भाई, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं सोचा है, मुझे तो बस अच्छी फसल से मतलब है। हीरा की ये बात सुनकर रतन सोचने लगता है। भाई, तुम्हारा तो नहीं पता, पर मैंने तो सोच लिया है कि मुझे क्या चाहिए, और अगर मेरे खेतों में वो चीजें उग गईं तो मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा। क्या हुआ रतन भाई, कहाँ खो गए? याद है ना बाबा ने क्या कहा था, अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचेंगे तो ये हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल सुबह जल्दी आकर इन्हें अपने खेत में बोने वाला हूं। हीरा भाई, परंतु ये तो जादुई बीज है ना, तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता कि एक बार इनको बोने के बाद हमें इनकी ज्यादा देखभाल करने की आवश्यकता है। रतन भाई, परंतु साधु बाबा ने साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा,
और अगर तुम भी चाहते हो कि ये तुम्हें अच्छा फल दे तो तुम्हें इनकी अच्छे से देख रेख करनी होगी। ठीक है भाई, मैं बीजों को बोने के बाद इनकी अच्छे से देख रेख करूंगा। चलो फिर घर चलते हैं और कल सुबह जल्दी आ जाना। आज की तरह सो मत जाना। फिर क्या था, दोनों वहां से अपने अपने घरों के लिए निकल पड़ते हैं। फिर अगली सुबह हीरा के साथ रतन भी खेत पर बिज बोने सुबह जल्दी पहुंच जाता है। दोनों फटाफट से अपने अपने खेत में जादुई बीजों की बुआई कर देते हैं। चलो रतन भाई, बीजों की बुआई तो हो गई। अब बाबा के बातों का मान रखकर हमें अपने खेत का ध्यान रखना होगा। कल सबसे पहले हमें अपने अपने खेतों में पानी डालना होगा ताकि फसल अच्छी हो सके। तो आज की तरह कल भी सुबह जल्दी आ जाना। ठीक है भाई, कल मैं सुबह आकर अपने खेत में पानी डाल दूंगा। फिर क्या था, जादुई बीजों की बुआई के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह हीरा आकर अपने पूरे खेत में पानी डालने लगता है, पर रतन अपने घर के बिस्तर पर आराम फरमा रहा होता है। रतन को सोते देख उसकी पत्नी उसे उठाने चली आती है। उठिए जी, आज तो आपको खेत में पानी डालने जाना था ना। मीरा की आवाज सुनकर रतन उठ जाता है। क्या हुआ मीरा, आज क्यों उठा रही हो? अब तो मैंने खेतों में बीजों की बुआई भी कर दी है। आपने बीजों की बुआई तो कर दी है, पर आप आज खेत में पानी डालने जाने वाले थे ना। नहीं मीरा, इस बार मुझे पानी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार मैंने और हीरा भाई ने अपने अपने खेतों में जादुई बीजों की बुआई की है। क्या कहा जादुई बीज? मैं कुछ समझी नहीं। फिर क्या था, रतन मीरा को साधु बाबा वाली पूरी कहानी सुना देता है, जिसे सुनकर वो भी चौंक जाती है। ये तो बहुत अद्भुत है कि आप लोगों को जादुई बीज मिले हैं, पर फिर तो आपको बाबा के कहे हिसाब से अपने खेत का और ध्यान रखना होगा। क्या बात कर रही हो मीरा? अगर जादुई बीजों का भी ध्यान रखना पड़ जाए तो किस काम के वो जादुई बीज? रतन की ऐसी बातें सुनकर मीरा उसे किसी भी तरह खेतों में पानी डालने मना लेती है और उसे भी खेत में पानी डालने भेज देती है। मीरा के इतना समझाने के बाद आखिरकार रतन अपने खेत में पानी डालने लगता है। हर रोज हीरा अपने खेत की जांच करने सुबह सुबह पहुंच जाता था और अपने खेत की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता था। और वहीं दूसरी तरफ रतन अपने आलसपन के चक्कर में अपने खेत को देखने तक नहीं जाता था। मीरा रतन को बहुत समझाती थी, पर उसे जादुई बीजों पर इतना भरोसा था कि उसने साधु बाबा के कहीं हर बात को अनदेखा कर दिया था। फिर कुछ दिनों बाद हीरा जब अपने खेत का जायजा लेने पहुंचता है तो देखता है उसका पूरा खेत फसल से भर चुका था। ये देखकर तो वो बहुत खुश हो जाता है। ये फसल तो समय से पहले ही उगाई है। लगता है ये सब जादुई फसल का कमाल है। हीरा फटाफट से पूरे खेत की फसल को काट लेता है। चलो, इस बार जादुई बीजों की वजह से फसल कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गई है, तो एक काम करूंगा, कल फिर आकर पूरे खेत की जोताई कर दूंगा ताकि नई फसल की बुआई कर सकूं। पूरे गांव में हीरा की फसल सबसे पहले उग गई थी और जिस वजह से हीरा के खेत में जिस तरह फसल इतनी जल्दी तैयार हो गई थी, उसी तरह ये बात भी पूरे गांव फैल जाती है। फैलते फैलते ये बात रतन को भी पता चल जाती है। रतन को पता चलते ही रतन भी अपना खेत देखने पहुंच जाता है और अपने खेत को देखकर वो चौंक जाता है। ये क्या, मेरे खेत में तो अब तक कुछ भी नहीं आया है। लगता उस साधु बाबा ने मेरे साथ धोखा किया है। इसी बारे में बात करने वो हीरा के घर की तरफ चला जाता है। रतन जब हीरा से मिलने उसके घर की तरफ जा रहा होता है, तभी वो हीरा के खेत के पास से गुजरता है, जो उसके खेत से थोड़ी ही दूरी पर था, और वो हीरा के खेत में लहराते फसल को देखकर चौंक जाता है। सही कह रहे थे गांव वाले, हीरा भाई का खेत तो पूरा हरे हरे फसल से भर चुका है। इसे देखकर तो अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि साधु बाबा ने मुझे जादुई बीज के नाम पर कोई नकली बीज पकड़ा दिए थे। चलो एक बार हीरा भाई से इस बारे में बात करके आता हूँ। रतन फिर वहां से हीरा के घर के तरफ निकल पड़ता है, पर चलते चलते रास्ते में ही उसे हीरा मिल जाता है। रतन देखता है कि हीरा अपने साथ कुदाल लेकर जा रहा है। क्या हुआ हीरा भाई, फसल कटाई का सामान छोड़कर तुम खेत जोताई का सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? भाई, मैं तो अपने खेत की फिर से जोताई करने जा रहा हूँ। रतन को इस बारे में नहीं पता था कि हीरा पहले ही अपनी फसल काट कर ले जा चुका है। भाई, पर पहले तुम्हें अपने खेत में उगे फसल को काटना होगा, उसके बाद ही तो तुम अपने खेत की फिर से जोताई कर पाओगे। रतन की ये बात हीरा को कुछ नहीं समझ आती है। क्या कहा रतन भाई? फसल और वो भी मेरे खेत में? हाँ भाई,
मैं अभी तुम्हारे खेत के पास से आ रहा हूं, उसमें तो जमकर फसल तैयार हुई है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कल ही तो पूरे खेत में उगे फसल को काटा था। तभी तो मैं अगले फसल की तैयारी के चक्कर में खेत की फिर से जुताई करने जा रहा था। रतन पहले से थोड़ा सदमे में था कि हीरा के खेत में फसल उग गई और उसके खेत में अब तक कुछ नहीं हुआ। और अब ऊपर से हीरा की ये बात सुनकर तो रतन और सदमे में चला जाता है। क्या मजाक कर रहे हो भाई? अगर तुमने कल ही अपने खेत की फसल काटी है तो इतने जल्दी कैसे उग जाएगी? कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूं। मैंने कल ही पूरा खेत साफ कर दिया था। मैंने सोचा जादुई बीजों की वजह से मेरी इस बार की फसल जल्दी तैयार हुई है, तो फिर से खेत की जोताई करके नए बीजों की बुआई कर दूंगा तो अच्छा रहेगा। भाई, पर तुम्हारा खेत पूरा फसल से लहलहा रहा है। अगर तुम्हें मेरी बातें झूठ लग रही हैं तो चलो चलकर देख लो। हीरा और रतन तुरंत हीरा का खेत देखने निकल जाते हैं। खेत पर पहुंचकर हीरा खेत को देखकर अचंभित रह जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कल ही तो फसल की कटाई की थी। मुझे लगता है ये सब जादुई बीजों का कमाल है। इन्हें मैं जितने बार काटूंगा ये फिर से उग जाएंगे। बाबा ने कहा था कि एक फसल के उगने के बाद तुम्हें इन बीजों का असली जादू देखने मिलेगा। रतन को हीरा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो उसने भी एक फसल को निकाल कर देखा। पर उसने जैसे ही वहां से फसल निकाली, वहां फिर से थोड़ी ही देर में एक और फसल आ गई। इस चीज को देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। हीरा भाई, ये तो चमत्कार हो गया। पर मेरे साथ बाबा ने धोखा किया है। उन्होंने तुम्हें जादुई बीज दिए हैं और मुझे जादुई बीज बोलकर नकली बीज दे दिए हैं। क्यों भाई, तुम्हारे खेत में कुछ नहीं उगा क्या? नहीं भाई, अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। खेत जैसे का तैसा है। रतन भाई, याद है बाबा ने कहा था इन बीजों से हम जो चाहे इन बीजों से वही उगेगा। तो मैंने तो फसल के उगने की इच्छा की थी, इसीलिए ये उगे है। वैसे तुमने क्या उगने की इच्छा की थी? भाई, मैंने तो जादुई बीजों से हीरा उगाने की इच्छा की थी, पर अब तक तो कुछ नहीं हुआ है। रतन की ये बात सुनकर हीरा उसे सुनाने लगता है। क्या रतन भाई, तुम किसान हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि हीरा बीजों से नहीं उगता है? तो तुमने क्या सोचकर हीरा उगने की इच्छा की? भाई, पर बाबा ने कहा था ना कि हम जो चाहे उगा सकते हैं। पर याद करो, भाई बाबा ने यह भी कहा था कि कोई भी चीज उगाने की इच्छा करने से पहले सोच समझ कर उगाना। हीरा की ये बात सुनकर रतन को बाबा की बात याद आती है और वो पछताने लगता है। भाई, पर अब मैं क्या करूं? हीरा उगाने की लालच में मैंने सारे जादुई बीज बो दिए हैं और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। शायद मुझे अब फिर से साधारण बीज बोने पड़ेंगे। नहीं भाई, तुम्हें साधारण बीज नहीं बोने पड़ेंगे। मेरे पास कुछ जादुई बीज है, वो मैं तुम्हें दे सकता हूं, पर एक शर्त पर कि तुम अपना आलसपन छोड़कर अपने फसल की अच्छी देखरेख करोगे और इन बीजों से अनाज उगने की इच्छा करोगे, ना कि हीरे। ठीक है भाई, मैं वादा करता हूं कि मैं अपना ये आलसपन छोड़ दूंगा और अब अपनी फसल की बहुत अच्छे से देखरेख करूंगा। तो दोस्तों, इस तरह अपने आलस और लालच के चक्कर में रतन ने अपने हाथ से इतना बड़ा और सुनहरा मौका खो दिया था। परंतु हीरा ने उसके सच्चे दोस्त होने का रिश्ता निभाया और उसकी मदद की। दोस्तों, विजयनगर नाम के एक छोटे से गांव में कृष्णा नाम का एक लड़का रहता था। अभी कुछ ही दिनों पहले कृष्णा के पिताजी की मृत्यु हुई थी। कृष्णा पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था, परंतु पिताजी के मृत्यु के बाद कृष्णा ने स्कूल वगैरह जाना छोड़ दिया था। अब वह घर की जिम्मेदारियों को संभालने में व्यस्त हो गया था। कृष्णा के घर में कृष्णा के अलावा कोई और कमाने वाला नहीं था। पिताजी के मृत्यु के बाद कृष्णा के घर में केवल कृष्णा, कृष्णा की माँ और उसकी छोटी बहन थी। कृष्णा का यह सोचना था कि घर में अगर कोई कमाने वाला नहीं होगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। इसी कारण से वह स्कूल छोड़ काम करने लगा था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियों को काटता और उन लकड़ियों को ले जाकर बाजार में बेच दिया करता था और कुछ लकड़ियां घर में जलावन में उपयोग करता था। एक दिन इसी तरह कृष्णा बाजार से लकड़ियां बेचकर घर लौटता है और अपनी माँ को आवाज लगाता है। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? जरा यहाँ आना तो। कृष्णा की आवाज सुन उसकी माँ आती है। आ गया बेटा तू, आज ज्यादा समय लगा दिया तूने। हाँ माँ,
आज मुझे जंगल से लकड़ियां लाने में थोड़ी ज्यादा देरी हो गई थी और फिर बाजार में बेचने में भी थोड़ा ज्यादा समय लग गया, इसलिए घर भी देर से आया। बेटा तुझे मैं कब से बोलते आ रही हूँ, तू ये काम छोड़ दे और फिर से स्कूल जाना शुरू कर दे। माँ, अगर मैं ये काम छोड़ दूंगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? आप तो जानते ही हो कि पिताजी के जाने के बाद घर में केवल आप, मैं और रानी ही हैं। और आप अब काम करने के लिए काफी कमजोर हो और आपकी तबीयत भी आपका साथ नहीं दे रही है। और रानी बहुत छोटी है, तो बचा केवल मैं। हाँ बेटा, पर तू छोड़ दे ये काम, मैं कर लूंगी किसी तरह कुछ और चला लूंगी घर का खर्चा। पर तू छोड़ ये काम और स्कूल जाना शुरू कर दे। माँ, आप मेरी पढ़ाई की चिंता छोड़ दो। रानी है ना, वो कर रही है ना पढ़ाई, और घर में एक पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है। कृष्णा की माँ कृष्णा को बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर कृष्णा उनकी बात नहीं मानता और एक ही बात दोहराता रहता है। माँ, मैं आपको कह रहा हूं ना, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप बस आपकी तबीयत का ध्यान रखिए और छोटी की पढ़ाई का ध्यान रखिए। फिर अगली सुबह कृष्णा फिर से अपना काम करने जंगल की ओर निकल जाता है और जाते जाते अपनी छोटी बहन को भी साथ लेता जाता है ताकि उससे स्कूल छोड़ सके। कृष्णा पहले रानी को स्कूल छोड़ता है, फिर वहां से जंगल लकड़ियां काटने चला जाता है। कृष्णा दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता है और फिर उन लकड़ियों को बाजार ले जाकर बेच देता है। कृष्णा जब घर वापस लौट रहा था, तभी वह देखता है कुछ लोग एक खेत में काम कर रहे होते हैं और वहां से थोड़ी दूरी पर एक जमींदार बैठा था। ये देखकर कृष्णा ने सोचा कि मैं एक बार जाकर इस जमींदार से बात करके देखता हूँ, शायद मुझे भी यहाँ काम मिल जाए, तो मुझे जंगल नहीं जाना पड़ेगा लकड़ियां काटने। कृष्णा तुरंत जमींदार के पास पहुंच जाता है और जमींदार से कहता है, सेठ जी, मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? बेटा, यहाँ काम तो बहुत है, पर तुम इस काम के लिए बहुत छोटे हो। तुम्हारी उम्र अभी पढ़ाई लिखाई करने की है। हाँ सेठ जी, मैं जानता हूँ कि मेरी उम्र छोटी है, लेकिन मेरे घर की हालत अच्छी नहीं है और मुझे घर चलाने के लिए पैसा कमाना ही होगा। कृष्णा उस जमींदार को बहुत समझाने की कोशिश करता है। कृष्णा के इतना समझाने के बाद आखिरकार सेठ मान जाता है। देखो कृष्णा बेटा, मेरा तो बस यही खेतों वाला काम है। अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम कर सकते हो। यह सुनकर कृष्णा बहुत खुश होता है और खुशी खुशी काम करने के लिए हामी भर देता है। सेठ जी, आप बोलो तो मैं अभी से काम पर लग जाता हूँ। कृष्णा का काम करने के लिए उत्साह देख सेठ सोचता है, आज तो मेरे पास ऐसा कोई आसान काम नहीं है जो मैं इस बालक को दे सकूं। एक काम करता हूं, इसे कल से काम करने बुलाता हूं, तब तक इसके लिए कोई आसान काम देख कर रखता हूं। नहीं कृष्णा बेटा, तुम आज रहने दो। तुम एक काम करो, कल से काम करने आ जाना। ठीक है सेठ जी, परंतु क्या मैं यहाँ रुककर खेतों का काम सीख सकता हूँ? ठीक है बेटा, जैसा तुमको सही लगे। यहाँ से ही कृष्णा की जिंदगी की असली कहानी शुरू होती है। सेठ के यहाँ से निकलकर जब कृष्णा घर की ओर जा रहा होता है, तभी कृष्णा सोचता है, सेठ जी ने तो मुझे आज काम करने नहीं दिया। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के बाद जब सब चले जाएंगे, तब मैं खेतों पर काम करना शुरू कर दूंगा। आखिर मुझे जो काम कल से करना है, उसको मैं आज से ही शुरू कर देता हूँ। कुछ देर बाद धीरे धीरे सारे मजदूर और सेठ वहां से चले जाते हैं। फिर क्या था, कृष्णा फौरन कुदाल उठाता है और खेतों पर काम करना शुरू कर देता है। यहाँ कृष्णा काम करने में इतना व्यस्त होता है कि उसे समय का ध्यान नहीं रहता है और वहां उसके घर पर उसकी माँ बहुत परेशान होती है। आज कृष्णा को कुछ ज्यादा ही लेट हो गया है। अब तक तो उससे आ जाना चाहिए था। आने दो उसे, आज उसका जंगल जाना छुड़वा दूंगी। कृष्णा खेतों से काम कर शाम को थोड़ा ज्यादा ही लेट घर पहुंचता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है माँ उसका इंतजार कर रही होती है। आ गया तू? तुझे मैं पहले ही मना कर रही थी, छोड़ ये काम और स्कूल जाना शुरू कर। इतना लेट घर आएगा, समय पर खाना नहीं खाएगा तो बीमार हो जाएगा, और अगर बीमार हो जाएगा तो किस काम की यह कमाई। माँ को इतना परेशान देख कृष्णा कहता है, माँ, अब तुमको इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों बेटा, तुम स्कूल जाना शुरू करने वाले हो क्या? नहीं माँ, मुझे अब जंगल नहीं जाना पड़ेगा। मुझे पास के ही खेत पर काम मिल गया है। अब से मैं लेट भी नहीं आऊंगा और पैसे भी थोड़ा ज्यादा मिलेंगे। कृष्णा से यह सुन उसकी माँ को थोड़ा दिलासा तो मिलता है, पर फिर भी वह कृष्णा को काम करने से मना करती है।
बेटा वो सब तो ठीक है, पर फिर भी मेरा एक ही कहना है, हो सके तो तुम काम करना छोड़ दो और स्कूल जाने लगो। माँ, आपकी इतनी तबीयत खराब रहती है और रानी छोटी है। अब आप ही बताओ कैसे चलेगा हमारे घर का खर्चा। माँ, आप मेरी चिंता छोड़ दो। मैं अब इतना समझदार हो गया हूँ कि घर का ध्यान रख सकता हूँ। अगली सुबह कृष्णा रोज की तरह खेतों पर काम करने निकल जाता है और जाने से पहले कृष्णा रानी को स्कूल छोड़ता है, फिर वहां से खेत पर चला जाता है। नमस्ते सेठ जी। अरे आओ कृष्णा बेटा, आ गए तुम। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। मैंने सोचा तुमने कल बाकी लोगों को इतनी मेहनत करते देखा है, शायद घबरा गए रहोगे। नहीं सेठ जी, मुझे अब कोई काम डरा नहीं सकता। पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और उन्हें निभाने के लिए मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं। क्या बात है कृष्णा बेटा, आज के जमाने में कुछ लोग शादी के बाद भी अपने माँ बाप के भरोसे रहते हैं, और एक तुम हो। तुमने तो मेरा दिल छू लिया। हाँ सेठ जी, चलिए अब मुझे भी कुछ काम दीजिए। कृष्णा का अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी देख सेठ सोचता है। इस लड़के में अपने परिवार के प्रति इतना समर्पण है कि यदि इसे मैं यहां काम नहीं दूंगा तो ये किसी और के वहां काम करने चला जाएगा। एक काम करता हूं फिलहाल के लिए, इसे वो छोटे वाले खेत में काम करने भेज देता हूं। बेटा, एक काम करो, तुम जाकर मेरे आम के पेड़ वाली जमीन पर काम करना शुरू कर दो। ठीक है सेठ जी। कृष्णा फटाफट पास में पड़े कुदाल को लेता है और सेठ के बताए खेत पर काम करने निकल जाता है। कृष्णा सेठ के बताए खेत पर पहुंचकर काम करना शुरू कर देता है। कृष्णा की एक आदत थी, वह हर काम को बहुत दिल लगा के करता था और बड़ी जिम्मेदारी से करता था, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई काम। देखते ही देखते थोड़ी देर में कृष्णा पूरा खेत जोत देता है। चलो यहाँ का तो काम हो गया। अब सेठ जी से मिल दूसरे खेत पर काम करने चला जाता हूँ। सेठ जी, उस खेत का काम पूरा हो गया। अब कौन से खेत पर जाकर काम करूं मैं? कृष्णा से यह बात सुन सेठ चौंक जाता है। क्या कहा तुमने? उस खेत का काम हो गया? हाँ सेठ जी, वो खेत तो काम के हिसाब से बहुत छोटा था, तो जल्दी हो गया। अब कहाँ जाऊं मैं? बेटा, आज के लिए बहुत हो गया। तुम्हारे उम्र के हिसाब से आज तुमने बहुत काम कर लिया है। अब घर जाओ और आराम करो। सेठ से यह बात सुन कृष्णा कहता है। नहीं सेठ जी, अभी तो बहुत काम बचा है। आप बोलिए ना कहाँ काम करना है। नहीं कृष्णा बेटा, आज के लिए दूसरा कोई काम नहीं बचा है। सेठ के बहुत समझाने के बाद भी कृष्णा नहीं मानता। ठीक है बेटा, तो क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? हाँ सेठ जी, बोलिए क्या करना है। बेटा, काम जानने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। हाँ पूछिए सेठ जी, क्या जानना चाहते हो आप? तुमने अपनी पढ़ाई कहाँ तक करी है? 8वीं तक पढ़ा हूं मैं और 9वीं में दाखिला हुआ था, पर जा नहीं पाया। फिर तो तुम्हारा गणित बहुत तेज होगा। हाँ सेठ जी, गणित तो मेरा पसंदीदा विषय था। उसमें तो मैं पूरे वर्ग में अव्वल आता था। क्या बात है, फिर तो जोड़ घटाना तुम्हारे लिए तो बहुत आसान होगा। जी सेठ जी। तो आज से तुम मेरे खेतों पर काम नहीं करोगे? सेठ से यह सुन कृष्णा चौंक जाता है और सेठ से पूछता है। क्यों सेठ जी, ऐसा मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दीजिए। अगर मुझसे कुछ भूल हुई है तो। नहीं कृष्णा बेटा, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है, और मैं तुम्हें केवल खेतों में काम करने से मना कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और काम है। कुछ और काम? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी, जरा साफ साफ बताइए। देखो बेटा, तुम्हें काम की जरूरत है और तुम्हें हिसाब किताब भी आता है, तो एक काम करो, तुम मेरे यहां मजदूरों की तनख्वाह और दूसरी जरूरतों का हिसाब रखने का काम करो। ठीक है, मुझे चलेगा सेठ जी। फिर सोचना क्या, चलो लग जाओ काम पर। वहां टेबल पर पड़ी है हिसाब की किताब। कृष्णा सेठ की बात मान सेठ के यहाँ हिसाब रखने का काम करना शुरू कर देता है। कृष्णा सेठ के यहाँ काम कर रहे सभी मजदूरों के तनख्वाह और बाकी का हिसाब लगाकर सेठ के पास चला जाता है। सेठ जी ये लीजिए, मैंने सभी मजदूरों के तनख्वाह और बाकी के चीजों का सारा हिसाब कर दिया है। एक बार आप भी देख लीजिए। क्या बात है बेटा, इतना जल्दी? तुम तो बहुत तेज हो। रुको, एक बार मैं भी देख लेता हूं। सेठ हिसाब चेक करता है और जब वो देखता है कि सारा हिसाब एकदम सही है तो वह कृष्णा से कहता है। बहुत बढ़िया बेटा, सारा हिसाब एकदम सही है। तुम तो कमाल के लड़के हो, काम में भी तेज और हिसाब किताब में भी। नहीं सेठ जी, ऐसा कुछ नहीं। वो आपको बोला था ना, गणित मेरा सबसे पसंदीदा विषय है। हाँ वो तो है बेटा, पर तुम काम करने में भी बहुत अच्छे हो, हर काम दिल लगाकर करते हो। हाँ सेठ जी, वो ऐसा क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे कि हमें कोई काम करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए।
और जो भी काम मिल जाए उससे पूरे ईमानदारी और दिल लगाकर करना चाहिए। इससे काम में दिल लगा रहता है और काम भी जल्दी हो जाता है। क्या बात है कृष्णा बेटा, क्या खूब बात कही है तुम्हारे पिताजी ने। बेटा आज के लिए बहुत काम हो गया, अब से तुम केवल हिसाब किताब का काम करोगे। ठीक है सेठ जी, जैसा आपको सही लगे। चलो तो फिर मैं कल आता हूँ। कृष्णा वहां से घर के लिए निकल जाता है। आज कृष्णा कुछ ज्यादा ही जल्दी आ जाता है। कृष्णा घर पर आते ही अपनी माँ को आवाज लगाता है। माँ, कहाँ हो? जरा यहाँ आओ। कृष्णा की आवाज सुन उसकी माँ वहां आ जाती है और कृष्णा को इतना जल्दी घर पर देख बोलती है। अरे कृष्णा बेटा, आज बहुत जल्दी आ गए। क्यों, आज काम नहीं था क्या? नहीं माँ, काम तो था, पर मैंने अपना सारा काम कर लिया तो सेठ जी ने मुझे भेज दिया। चलो अच्छा है, इसी बहाने आज जल्दी आ गया घर। माँ, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। कौन सी बात बेटा? माँ, अब से मुझे खेत पर मजदूरी का काम नहीं करना होगा, क्योंकि सेठ जी को जब मैंने बोला कि मैं गणित में अच्छा हूँ तो उन्होंने मुझे हिसाब किताब का काम दे दिया है। अब मुझे बस हिसाब किताब का काम करना होगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हिसाब करता रहेगा तो तुझे दो फायदे होंगे। एक तो तुझे बाकियों की तरह मजदूरों वाला काम नहीं करना होगा, और दूसरी की तेरा गणित और भी अच्छा हो जाएगा। हाँ माँ, मैंने जब आज का हिसाब लगाकर सेठ जी को दिखाया तो उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की। चल अब आज जल्दी आ गया है तो कुछ खा पी कर आराम कर ले। ठीक है माँ, आप खाना लगा दो, मैं तब तक हाथ मुंह धोकर आता हूँ। इसी तरह अब कृष्णा रोज खेतों पर जाता, उस दिन का सारा हिसाब का काम करता और घर जल्दी आने लगा था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब सेठ देखते हैं कि कृष्णा घंटों का हिसाब का काम मिनटों में कर देता था और उसका बाकी का समय खेत पर व्यर्थ जा रहा है, तो वो कृष्णा को अपने पास बुलाता है। कृष्णा बेटा जरा यहाँ आना तो। आया सेठ जी। बेटा क्या तुम मेरा एक कहना मानोगे? हाँ बोलिए ना सेठ जी, क्या करना है? बेटा तुम इतनी जल्दी हिसाब का काम कर लेते हो और फिर उसके बाद तो तुम्हारे पास दूसरा कोई काम नहीं रहता है, तो कल से तुम सुबह स्कूल चले जाया करो और फिर वहां से यहां आ जाना। इससे तुम्हारी पढ़ाई भी चलती रहेगी और तुम काम भी करते रहोगे। पर सेठ जी। परवर कुछ नहीं, और तुम पैसों की चिंता मत करो। तुम्हारे स्कूल की पूरी फीस भी मैं भर दूंगा, और काम तुम चाहे जितनी भी देर करो, पैसे मैं तुम्हें पूरे दिन के दूंगा। बस तुम मन लगाकर पढ़ो। सेठ जी से इतनी मदद मिलता देख कृष्णा सेठ का धन्यवाद करने लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आप मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई करूंगा। धन्यवाद किस बात का बेटा, तुम भी मेरे बेटे जैसे हो और तुम्हारे अंदर जो हुनर है उसको मैं ऐसे व्यर्थ होता नहीं देख सकता। चलो ऐसे भी तुमने आज का अपना काम पूरा कर लिया है, अब घर जाओ और आराम करो, और याद रहे कल से पहले स्कूल जाओगे फिर यहां आओगे। ठीक है सेठ जी। कृष्णा ये बात अपनी माँ को बताने भागता भागता घर जाता है। माँ जल्दी से यहाँ आओ, मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। कृष्णा की आवाज सुन उसकी माँ आती है। बोलो कृष्णा बेटा, क्या खुशखबरी है जो तुमने मुझे इतनी जोर से आवाज लगाई? माँ, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। मेरी इच्छा? मेरी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है बेटा, जरा साफ साफ बताना तो। सोचो सोचो माँ, आप मुझे हर रोज इसी बात के लिए कहती रहती हो। मेरी तो सबसे बड़ी एक ही इच्छा है कि तू काम छोड़ स्कूल जाना शुरू कर दे, बस। यही माँ, आपकी यही इच्छा पूरी होने वाली है। क्या कहा बेटा? तू स्कूल जाना शुरू करने वाला है, इसका मतलब अब तू काम करने नहीं जाएगा? नहीं माँ, मैं काम पर भी जाऊंगा और स्कूल भी। कैसे बेटा? अगर तू स्कूल जाएगा तो तू काम पर कैसे जाएगा? माँ, इसका हल सेठ जी से मिला है। सेठ जी ने कहा कि कल से मुझे पहले स्कूल जाना होगा और फिर स्कूल से खेत पर आना होगा, और उन्होंने कहा कि स्कूल की पूरी फीस भी वहीं भरेंगे। क्या बात है! तुम्हारे सेठ जी तो बड़े दिल वाले हैं, तुम्हें उनका बहुत शुक्रिया करना चाहिए। आज के समय पर किसी की कोई इतनी मदद कहाँ करता है जितनी मदद सेठ जी कर रहे हैं। हाँ माँ, पर इसमें बहुत बड़ा हाथ पिताजी के सीख का भी है। सेठ जी को मुझ में मेरे काम के प्रति समर्पण और मेरी मेहनत को देखकर उन्होंने ये फैसला लिया है। इस तरह कृष्णा की अपने काम के प्रति मेहनत और ईमानदारी ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसको अब बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना था। अब कृष्णा रोज सुबह अपनी छोटी बहन के साथ साथ स्कूल जाता और फिर स्कूल से आने के बाद सेठ के यहाँ हिसाब किताब का काम करने जाता था। दोस्तों, इस तरह कृष्णा की मेहनत ने कृष्णा की जिंदगी बदलने में मदद की। अब कृष्णा स्कूल भी जा पाता था और काम कर अपने घर का पालन पोषण भी कर पा रहा था।
दोस्तों, इस तरह की और शानदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।